अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर अरिथमेटिक और नॉट। नीचे हमें कुछ नंबर सीक्वेंसेस दी जाएंगी, तो हमने ये देखना है कि वो जो सीक्वेंसेस हैं क्या वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है। ठीक है, इफ अ सीक्वेंस इज अरिथमेटिक, और अगर कोई सीक्वेंस अरिथमेटिक होगी देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो फिर हमने उस सीक्वेंस के लिए कॉमन डिफरेंस की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो देखिए, हम ये पार्ट 1 में हमें ये एक नंबर सीक्वेंस दी गई है। अब हमने ये देखना है कि ये सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है, और अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो फिर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू इसके लिए क्या है। तो देखें, पहले हम देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस किसको कहते हैं। जब भी कोई सीक्वेंस दी जाती है, जिस तरह के हम पिछले एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं कि सीक्वेंस क्या होती है, कि जब भी नंबर की लिस्ट को किसी खास तरतीब से किसी खास पैटर्न पे लिखा जाता है तो उसको नंबर सीक्वेंस बोलते हैं। अब ये जो हमारे पास एक नंबर सीक्वेंस है, अब इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि 7 और 10 के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसको कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, या 10 और 13 के दरमियान जो डिफरेंस होगा, या 13 और 16 के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और कॉमन डिफरेंस को डी से शो करते हैं। ठीक हो गया। तो देखिए, अगर ये पहली और दूसरी टर्म के लिए मैं डी की वैल्यू मालूम करना चाहूं तो 10 माइनस 7 करें तो ये 3 आ जाता है। इसी तरह ये दूसरी और तीसरी टर्म के लिए अगर मैं कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मालूम करना चाहूं तो ये 13 माइनस 10 अगर करूं तो ये भी 3 आ जाता है। तो अब ये तो हो गया कॉमन डिफरेंस। अब ये जो डी की वैल्यू है या ये जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है, ये अगर किसी भी सीक्वेंस के लिए सेम हो, ये चेंज ना हो रही हो, तो वो जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को फिर अरिथमेटिक सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमें सीक्वेंस दी गई है, ठीक है, ये अरिथमेटिक है या नहीं है। तो उसके लिए देखें, अब 7 और 10 के दरमियान कितने का डिफरेंस है। 7 में अगर आप 3 प्लस करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो 10 मिलेगा। इसी तरह 10 में अगर आप 3 प्लस करेंगे तो 13 मिलेगा। इसी तरह 13 में अगर आप 3 को प्लस करेंगे तो 16 मिलेगा। यानी कि इस सीक्वेंस में जो कॉमन डिफरेंस है या डी है उसकी वैल्यू सेम है, वो चेंज नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इट इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, कि ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। और इसमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है, एंड कॉमन डिफरेंस मैंने आपको क्या बताया, डी से शो करते हैं कॉमन डिफरेंस को। डी इज इक्वल टू, ये क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास है 3। ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर लिया कि एक तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, दूसरा इसमें जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है वो 3 है। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, हमें ये नंबर सीक्वेंस दी गई है, तो हमने देखना है कि क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है। तो देखें, इसका सोल्यूशन है, मैंने ये सीक्वेंस पहले लिखी। अब हमने ये देखना है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है, तो उसके लिए हमें इस सीक्वेंस की जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है वो देखनी है। अगर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम आएगी इस सीक्वेंस के लिए, तो फिर ये वाली जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी। अब कॉमन डिफरेंस किसको कहते हैं, जिस तरह के मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस की वैल्यू होती है वो कॉमन डिफरेंस कहलाती है उस सीक्वेंस के लिए। तो देखिए, अब इस सीक्वेंस के लिए अगर हम कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करें तो मैंने आपको बताया था कि कॉमन डिफरेंस को डी से शो करते हैं। अब देखें, इसमें ये सेकंड टर्म में से अगर मैं माइनस करूं फर्स्ट टर्म को, ये मैं अब पहली और दूसरी टर्म का जो डिफरेंस है वो मालूम करना चाह रहा हूं। तो ये -2 और -3 ये आ जाता है -5। ठीक है, यानी कि इन दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो -5 का है। इसी तरह अब ये दूसरी और तीसरी टर्म का अगर मैं डिफरेंस मालूम करना चाहूँ तो तीसरी टर्म मेरे पास क्या है, -7 है। ठीक है, और इसमें से मैं माइनस करूंगा ये दूसरी वाली टर्म क्या है, -2 है, तो यहाँ पर मैं -2 पुट करूंगा। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा -7, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा -5। इसका जो डिफरेंस आ गया ये -5 आ गया। इसी तरह अगर आप ये तीसरी और चौथी टर्म का डिफरेंस मालूम करना चाहे, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मालूम करना चाहें, तो यहां पर चौथी टर्म है आपके पास -12, इसमें से हम माइनस करेंगे ये वाली वैल्यू -7। ठीक है, तो ये आ जाएगा -7। तो अब देखें, ये आ जाएगा -12, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 7। तो अब 12 में से 7 को माइनस करें तो 5 आ जाएगा, और साथ जो
साइन है वो बड़ी वैल्यू का आएगा, तो ये माइनस यहाँ पर हम लगा लेंगे क्योंकि 12 जो है वो 7 से बड़ा था। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें जो डी या कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है सबके लिए सेम आ रही है। इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है ये फिर अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो मैं यहाँ पर पहले शो कर देता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है वो है -5। इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी कॉमन डिफरेंस या डी की वैल्यू -5 ही है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी -5 ही वैल्यू आएगी कॉमन डिफरेंस या डी की। ठीक है, अब ये चूंकि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम है तो हम लिखेंगे कि इट इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम है, एंड कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है, d इज इक्वल टू ये है -5। ठीक हो गया, तो ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, हमें ये सीक्वेंस दी गई है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, मैंने ये सीक्वेंस पहले लिखी। अब ये देखने के लिए कि क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है, तो हमें इस सीक्वेंस के लिए कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मालूम करना पड़ेगी। अगर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम आती है इस सीक्वेंस के लिए तो फिर ये सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो जिस तरह के मैं आपको पिछले 2 पार्ट्स में बताता रहा हूँ कि कॉमन डिफरेंस कौन सी वैल्यू होती है, किसी भी सीक्वेंस के जो 2 टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस की वैल्यू होती है वो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कहलाती है, और उसको डी से शो करते हैं। अब देखें पहली और दूसरी टर्म के दरमियान जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आएगी, ये दूसरी टर्म में से आप पहली टर्म माइनस करें, डिफरेंस निकालते हैं हम, तो ये आ जाता है 3। यहां पर डी की वैल्यू या कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब दूसरी और तीसरी टर्म का अगर मैं देखना चाहता हूं डी की वैल्यू, तो यहां पर तीसरी जो टर्म है ये 9 है, इसमें से माइनस करें 4 को, तो ये आ जाता है 5। ठीक है, अब ये तीसरी और चौथी जो टर्म्स आ रही हैं इनके दरमियान कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मालूम करते हैं। तो देखें चौथी टर्म है 15, इसमें से आप माइनस करें थर्ड टर्म को, तो ये है 9। अब 15 में से 9 को माइनस करें तो ये 6 आ जाता है। अब देखें ये जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यूज आ रही हैं ये सेम नहीं आ रही, डिफरेंट आ रही है। ठीक है, यहाँ से लेके ये 1 से लेके 4 तक यहाँ पर जो डिफरेंस है ये है 3 का, यानी कि 1 में 3 प्लस करें तो 4 मिलता है, इसी तरह 4 में आप 5 को प्लस करें तो 9 मिलता है, और 9 में आप 6 को प्लस करेंगे तो 15 मिलेगा। अब ये कॉमन डिफरेंस चूंकि सेम वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, तो मैं लिख लूंगा कि इट इज नॉट एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, कि ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है। और क्यों नहीं है लिखूंगा, एज द कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है इज नॉट कांस्टेंट, के चूंकि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है यानी कि सेम नहीं है, तो इसलिए ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है। ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, हमें ये नंबर सीक्वेंस दी गई है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है। तो उसके लिए देखें मैंने सोल्यूशन है, मैंने पहले ये सीक्वेंस लिखी। अब ये देखने के लिए कि क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है, तो हमने कॉमन डिफरेंस की वैल्यू देखनी होती है कि क्या उस सीक्वेंस के लिए जो कॉमन डिफरेंस या डी की वैल्यू है, यानी कि 2 टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है, क्या वो इस सीक्वेंस के लिए सेम आ रहा है या नहीं। अगर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम होती है तो उसका मतलब है कि वो जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस होती है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल और अंडरस्टूड बात है कि ये जो सीक्वेंस है इसमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम है, क्योंकि देखें ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है, 5 में आप 0 प्लस करेंगे तो आपको 5 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह इस 5 से ये तीसरे नंबर पे जो 5 है या तीसरी टर्म जो है इसमें भी आप 0 प्लस करेंगे तो 5 मिलेगा। इसी तरह यहाँ पर भी आप 0 प्लस करेंगे तो 5 मिलेगा। तो ये देखें जो कॉमन डिफरेंस या डी की वैल्यू है ये 0 है, सेम है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो मैं लिखूंगा इट इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है एंड कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है, d इज इक्वल टू ये है 0। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 4 का।
अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है द nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंसेस आर गिवन। ये हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस की एक nth टर्म या जनरल टर्म हमें दी गई है। फाइंड द अरिथमेटिक सीक्वेंस इन ईच। तो हमने इस जनरल टर्म को यूज़ करते हुए अरिथमेटिक सीक्वेंस मालूम करनी है। ठीक है, तो देखें इसका सोल्यूशन है, हमें ये जो जनरल टर्म दी गई थी ये मैंने लिख दी है। मैंने लिखा है गिवन दैट, हमें जो जनरल टर्म दी गई थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है ए एन इज इक्वल टू 4n-3। तो अब देखें इसके लिए हम अरिथमेटिक सीक्वेंस मालूम करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो हमारे पास n आ रहा है यहाँ पर देखें ए एन इज इक्वल टू 4n, इस n की जगह हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे। हम 1 से स्टार्ट करेंगे, तो मैं लिखूंगा पुट n इज इक्वल टू 1। तो फिर ये क्या हो जाएगा, a 1 हो जाएगा। ठीक है, n की जगह हमने 1 पुट कर दिया और ये आ जाएगा 4 इंटू n की जगह आ जाएगा 1 माइनस 3। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब n2 के लिए मैं मालूम करता हूं, तो मैं लिखूंगा पुट n इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा a2। ठीक है, n की जगह मैंने 2 पुट किया, 4 इंटू, अब n की जगह यहाँ पर हम 2 पुट कर लेंगे, माइनस 3। तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, माइनस 3। तो 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब n हम पुट करते हैं 3, तो मैं लिखता हूँ पुट n इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर a3 हो जाएगा। ठीक है, ये n की जगह मैंने 3 पुट कर लिया और ये 4 और इस n की जगह मैं पुट कर लूंगा 3, माइनस ये आ जाएगा 3। तो 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, माइनस ये वाला 3 आ जाएगा, 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो अरिथमेटिक सीक्वेंस उसकी पहली 3 टर्म हमने मालूम कर ली है, इतनी हमारे लिए काफ़ी है। तो हम लिखेंगे हेंस द required arithmetic sequence is, क्या है, ये है 1, उसके बाद है 5, उसके बाद है 9 एंड सो ऑन। इस तरह हमारे पास ये टर्म्स आती जाएंगी। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस की ये एक nth टर्म या जनरल टर्म दी गई है। तो इसको यूज करते हुए हम अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करेंगे। तो देखें इसका सोल्यूशन है, मैंने लिखा है गिवन दैट, अब हमें जो ये जनरल टर्म दी गई थी ये मैंने यहाँ पर लिख दी है ए एन इज इक्वल टू 2n-5। अब देखें हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस इसके लिए फाइंड करनी है। तो उसके लिए इस जनरल टर्म में ये जो n आ रहा है, इस n की जगह हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे। हम 1 से स्टार्ट करेंगे, तो मैं लिखता हूं पुट n इज इक्वल टू 1। तो अब देखें ये आ जाएगा a और n की जगह मैं पुट कर लूंगा 1, और यहां पर 2 और n की जगह मैं पुट कर लूंगा 1, माइनस 5 आ जाएगा। तो 2 इंटू 1 2 माइनस 5। तो अब 5 में से 2 को माइनस करें 3 आ जाएगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम n की वैल्यू पुट करते हैं 2, तो मैं लिखूंगा पुट n इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा a2। ठीक है, n की जगह मैंने 2 पुट कर लिया। इसी तरह यहाँ पर भी ये 2n है, तो n की जगह मैं 2 पुट कर लूंगा और माइनस 5 आ जाएगा। तो 2 टू द 4 हो जाता है और माइनस 5 आएगा। तो 5 में से 4 को माइनस करें 1 आएगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम n की वैल्यू पुट करते हैं 3, तो मैं लिखूंगा पुट n इज इक्वल टू 3। तो अब ये जनरल टर्म में यहाँ पे लिखता हूँ, a और n की जगह मैं पुट कर लूंगा 3 इज इक्वल टू, ये 2n है तो मैं 2 और n की जगह मैं पुट करूंगा 3 और माइनस 5 आ जाएगा। तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, माइनस 5 आ जाएगा। 6 में से 5 को माइनस करें तो आपको वैल्यू मिलेगी 1। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है उसकी पहली 3 टर्म्स आ गई हैं, इतनी हमारे लिए इनफ है। तो हम लिख लेंगे हेंस द required arithmetic sequence is, अब क्या हमारे पास वैल्यूज आई हैं, पहली वाली जो टर्म है उसकी वैल्यू है -3, उसके बाद है -1 और उसके बाद है 1 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस आ जाती है इस जनरल टर्म या n टर्म के लिए। ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 का।
अच्छा जी, अब पार्ट 3 है। हमें ये nth टर्म दी गई है या जनरल टर्म दी गई है अरिथमेटिक सीक्वेंस की, तो इसको यूज करते हुए हम अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करते हैं। देखिए इसका सोल्यूशन है, मैंने लिखा है गिवन दैट। अब हमें जो nth टर्म या जनरल टर्म दी गई थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब हम अरिथमेटिक सीक्वेंस मालूम करेंगे, तो ये जो n है इसकी जगह हम वैल्यूज पुट करेंगे। हम 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा पुट n इज इक्वल टू 1। अब n की वैल्यू 1 होगी तो ये a n हो जाएगा, a 1 हो जाएगा। n की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, और यहाँ पर n प्लस 2 है तो n की जगह मैं पुट करूंगा 1 और प्लस आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3। 1 प्लस 2 3 हो गया। उसके बाद अब n की वैल्यू मैं पुट करता हूँ, मैं लिखता हूँ पुट n इज इक्वल टू 2। तो अब ये जो हमारे पास जनरल टर्म आ रही है इसको हम लिख सकते हैं a2, ठीक है। n की जगह हमने 2 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 2 प्लस ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो 2 प्लस 2 हो जाएगा 4। अब n की वैल्यू हम पुट करते हैं 3, तो मैं लिखूंगा पुट n इज इक्वल टू 3। तो अब ये जो जनरल टर्म है इसको हम लिखेंगे a3। n की जगह हमने 3 पुट किया, इज इक्वल टू n प्लस 2 है तो n की जगह हम 3 पुट करेंगे, प्लस आ जाएगा 2। 3 प्लस 2 हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये हमारे पास जो पहली 3 टर्म्स हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस की वो आ गई हैं, ठीक है। तो हम ये लिख लेंगे हेंस द required arithmetic sequence is। अब क्या हमारे पास सीक्वेंस बनेगी, इसकी पहली टर्म है 3, उसके बाद नेक्स्ट टर्म है 4, उसके बाद नेक्स्ट टर्म है 5, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस बन जाती है। ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है। हमें ये nth टर्म या जनरल टर्म दी गई है अरिथमेटिक सीक्वेंस की, तो इस टर्म को हम यूज करते हुए अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन है, मैंने लिखा है गिवन दैट। अब जो हमें nth टर्म दी गई थी या जनरल टर्म दी गई थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो अब हम अरिथमेटिक सीक्वेंस मालूम करते हैं, तो हम इस n की जगह वैल्यूज पुट करते हैं। हम 1 से स्टार्ट करेंगे, मैं लिखूंगा पुट n इज इक्वल टू 1। तो जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a, और n की जगह आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3, और इंटू n की जगह पुट करेंगे 1 माइनस 1। तो ये 3 इंटू 1 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1, ये आ जाएगा 2, ठीक है। अब n की वैल्यू पुट करते हैं 2, तो मैं लिखूंगा पुट n इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब ये जो टर्म है ये किस तरह हो जाएगी, ये हो जाएगा a2 इज इक्वल टू 3n है तो 3, और n की जगह पुट करेंगे 2 माइनस 1। तो 3 इंटू 2 ये हो जाता है 6 माइनस 1। 6 में से 1 माइनस करें तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम n की वैल्यू पुट करते हैं 3, तो मैं लिखूंगा पुट n इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा a3, ठीक है। n की जगह मैंने 3 पुट किया, यहां पर भी 3n है तो 3 इंटू n की जगह मैं पुट करूंगा 3, माइनस आ जाएगा 1। तो 3 3 दा 9 हो जाता है, माइनस ये आ गया 1। अब 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट 3 टर्म अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए मालूम कर ली है। तो मैं लिखूंगा हेंस द रिक्वायर्ड arithmetic sequence is। क्या सीक्वेंस हमारे पास बनी है, इसकी पहली टर्म है 2, उसके बाद दूसरी टर्म आई है 5, तीसरी टर्म हो जाती है 8 एंड सो ऑन। हम मजीद भी टर्म मालूम कर सकते हैं, लेकिन पहली 3 टर्म मालूम करना इनफ होता है, ठीक हो गया। तो ये हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड कर ली है इस जनरल टर्म के लिए। ये सॉल्यूशन हो गया पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंसेस। हमें नीचे कुछ अरिथमेटिक सीक्वेंसेस दी जाएंगी, तो उन सीक्वेंसेस के लिए हमें जनरल टर्म मालूम करना पड़ेगी या nth टर्म मालूम करना पड़ेगी। अब देखें ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 2 के ऑपोजिट हो गया। वहां पर हमें जनरल टर्म या nth टर्म दी गई थी और उसके लिए हम सीक्वेंसेस मालूम कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सीक्वेंस दे दी गई है और इसके लिए हम जनरल टर्म मालूम करेंगे। तो देखें अब ये पार्ट 1 का सोल्यूशन है, ये मैंने सीक्वेंस लिखी जिसके लिए हमने जनरल टर्म मालूम करनी है या nth टर्म मालूम करनी है। तो देखिए आपके बुक के पेज 84 पर अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो जनरल टर्म का फार्मूला है वो दिया गया है, वो मैं लिखता हूं। ये है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
ठीक है। तो अब ये A1 क्या है, ये किसी भी सीक्वेंस में जो पहली वाली टर्म होती है, जो पहली वाली वैल्यू होती है वो A1 के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये में A1 हमारे पास फिर क्या वैल्यू आ गई, ये आ गई 6, ठीक है। और ये D क्या है, D जो डिफरेंस बिटवीन टर्म, दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो D से शो करते हैं। तो D की वैल्यू हमारे पास फिर क्या आएगी, देखें ये सेकेंड टर्म है 13 माइनस फर्स्ट टर्म है 6, तो 13 में से 6 माइनस करें तो आपको वैल्यू मिलेगी 7, यानी कि D की वैल्यू हमारे पास है 7, ठीक है। तो अब ये हमारे पास A1 और D की वैल्यू आ गई है, तो हम इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास इस सीक्वेंस के लिए जनरल टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो मैं लिखूंगा पुटिंग द वैल्यूज, अब ये वैल्यूज हम पुट करते हैं फार्मूला में, तो ये आ जाएगा an इज इक्वल टू A1 की जगह हम पुट करेंगे 6 प्लस ये आ जाएगा n माइनस 1 और D की जगह हम पुट कर लेंगे 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 7n से मल्टीप्लाई होगा तो 7n हो जाएगा, 7 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा 7n और ये 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 आएगा और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि 7 वाला साइन आएगा, तो यहां पर माइनस हम पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इस अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए जनरल टर्म या nth टर्म आ गई है। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, हमें ये सीक्वेंस दी गई है तो इसके लिए हम जनरल टर्म या nth टर्म मालूम करेंगे। तो देखें, जिस तरह के मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया गया कि अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए जो फार्मूला है जनरल टर्म का वो है an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आपकी बुक के पेज 84 पे दिया गया है, ठीक है। ये फार्मूला आपको ज़बानी याद रखना है। तो अब देखें, हमारे पास A1 की वैल्यू क्या है, जो भी सीक्वेंस में जो फर्स्ट वैल्यू होती है, जो फर्स्ट टर्म होती है वो A1 के इक्वल होती है। तो A1 हमारे पास वैल्यू आ गई 5, ठीक है। और ये D क्या है, D डिफरेंस बिटवीन टू टर्म, दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको D से शो करते हैं, ठीक है। तो अब ये 7 माइनस 5 अगर हम करेंगे तो हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। अब ये हमारे पास A1 और D की वैल्यू आ गई है, ये हम इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास इस सीक्वेंस के लिए जनरल टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो मैं लिखूंगा पुटिंग द वैल्यूज, तो ये आ जाएगा an इज इक्वल टू A1 की जगह हम पुट करेंगे 5 प्लस ये आ जाएगा n माइनस 1 और D की जगह पुट करेंगे 2, ठीक हो गया। तो अब ये हो जाएगा 5 प्लस 2n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2n हो जाएगा, 2 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 2n और 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास जनरल टर्म आ गई है इस सीक्वेंस के लिए। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, हमें ये सीक्वेंस दी गई है तो इस सीक्वेंस के लिए हम जनरल टर्म मालूम करेंगे। तो देखें, जिस तरह के पिछले 2 पार्ट्स में मैंने आपको बताया कि अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है वो है an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आपकी बुक के पेज 84 पे दिया गया है, ठीक है। ये मैंने फार्मूला लिखा। तो अब देखें, ये A1 की वैल्यू कौन सी होती है, सीक्वेंस में जो भी पहली वाली वैल्यू होती है, जो पहली टर्म होती है वो A1 के इक्वल होती है। तो ये मैं लिखूंगा A1 इज इक्वल टू 4 और D क्या है, D डिफरेंस बिटवीन टू टर्म, दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको D से शो करते हैं। तो मैं लिखूंगा D। अब ये सेकेंड टर्म 9 माइनस फर्स्ट टर्म 4, तो 9 माइनस 4 करेंगे 5 आ जाएगा। तो हमारे पास D की वैल्यू आ गई 5, A1 की वैल्यू आ गई 4। तो अब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे इस फार्मूला में तो हमारे पास इस सीक्वेंस के लिए जनरल टर्म आ जाएगी। तो मैं लिखूंगा पुटिंग द वैल्यूज, ठीक है। तो ये आ जाएगा, अब ये फार्मूला मैं लिख रहा हूं, ये आ गया an इज इक्वल टू A1 की जगह हम पुट करेंगे 4, ठीक है, प्लस यह आ जाएगा n माइनस 1 और D की जगह पुट करेंगे 5। तो यह आ जाएगा 4 प्लस 5n से मल्टीप्लाई होगा तो 5n हो जाएगा, 5 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यह हो जाएगा 5n
और 5 में से 4 को माइनस करें तो 1 आएगा, ठीक है। और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, क्योंकि 5 बड़ा है 4 से, तो यहाँ साइन हम पुट करेंगे माइनस का, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरल टर्म आ गई है कौन सी सीक्वेंस के लिए, ये हमें जो सीक्वेंस दी गई थी उसके लिए जो जनरल टर्म बनती है वो ये वाली बनती है, an इज इक्वल टू 5n-1। तो ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, हमें ये सीक्वेंस दी गई है, तो इसके लिए हम जनरल टर्म या nth टर्म मालूम करेंगे। तो जिस तरह के हम पिछले 3 पार्ट्स में करते रहे हैं, सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे अरिथमेटिक सीक्वेंस के जनरल टर्म के लिए। जो फार्मूला होता है वो होता है an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला आपके बुक के पेज 84 पे दिया गया है, ठीक है। ये फार्मूला आपने जुबानी याद रखना है। अब देखें हमारे पास जो a1 है वो कौन सी वैल्यू बनती है ये सीक्वेंस में, अगर आप आए तो ये जो पहली वाली वैल्यू होती है या पहली टर्म होती है वो a1 के इक्वल होती है। तो यहां पर हमारे पास क्या वैल्यू है, ये आ गई 2। और ये d क्या है, d होता है डिफरेंस बिटवीन टू टर्म, दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको d से शो करते हैं। तो ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अगर हम करेंगे, ये 12 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस या d की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। अब ये जो दो वैल्यूज हैं हम इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास इस सीक्वेंस के लिए जनरल टर्म या nth टर्म आ जाएगी। तो मैं लिखूंगा पुटिंग, ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज, ये हमारे पास जो ऊपर दो वैल्यूज है ये हम पुट करेंगे। तो ये हमारा फार्मूला है an इज इक्वल टू a1 की जगह हम पुट कर लेंगे 2 प्लस यह आ जाएगा n-1 और d की जगह हम पुट कर लेंगे 10, ठीक है। तो अब देखें ये हो गया 2 प्लस 10n से मल्टीप्लाई होगा तो 10n हो जाएगा, और 10-1 से मल्टीप्लाई होगा तो -10 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, ये वाला पहले 10n में लिखता हूं, उसके बाद 10 में से 2 को माइनस करें तो 8 आ जाएगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि 10 के साथ माइनस वाला साइन है तो यहां पर हम माइनस पुट कर लेंगे। तो ये हमारे पास जनरल टर्म आ गई है इस सीक्वेंस के लिए। ये सॉल्यूशन हो गया पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस 1, 4, 7 एंड सो ऑन इज 91। हमें ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस दी गई है, ठीक है। तो इसमें हमने ये मालूम करना है कि ये जो 91 है ये वाली वैल्यू इस अरिथमेटिक सीक्वेंस में कौन सी पोजीशन पे आएगी, ये जो टर्म है ये कौन सी पोजीशन इसकी बनती है, ये हमने मालूम करना है। अगर हम ये सीक्वेंस है इसको अगर हम लिखते जाएं, आगे इसकी वैल्यूज लिखते जाएं तो एक वैल्यू आएगी 91। तो हमने देखना है कि वो जो 91 है वो इस अरिथमेटिक सीक्वेंस में कौन सी पोजीशन पे आ रही है, कौन सी जगह पे आ रही है, ठीक है। अब देखें इसके लिए भी हम जो फार्मूला यूज करेंगे, जो जिस तरह के हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया, ये वाला फार्मूला जो अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो जनरल टर्म का फार्मूला है यही वाला यूज करेंगे। तो अब इस फार्मूला के लिए हमें कुछ वैल्यूज चाहिए, ठीक है। ये a1 की वैल्यू चाहिए, an की वैल्यू चाहिए और d की वैल्यू चाहिए, ठीक हो गया। तो देखें हमारे पास a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू कौन सी होती है, जो भी सीक्वेंस में फर्स्ट वैल्यू होती है, जो फर्स्ट टर्म आ रही होती है वो जो वैल्यू होती है वो a1 के इक्वल होती है। तो a1 हमारे पास है 1, ठीक हो गया। उसके बाद हमें चाहिए d या डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या होता है, जिस तरह के मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि d या डिफरेंस क्या होता है, दो टर्म्स के दरमियान जो फर्क होता है, दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको d या डिफरेंस से शो करते हैं। तो देखें यहां पर सेकंड टर्म 4 है, माइनस फर्स्ट टर्म 1 करें तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक हो गया। और अब देखें हमें इस वाली वैल्यू को के लिए पोजीशन मालूम करनी है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी वैल्यू है ये nth वैल्यू हमारी हो जाती है, ठीक है। तो ये जो 91 है ये फिर an के इक्वल हो जाएगी। तो मैं लिखूंगा an इज इक्वल टू 91, यानी कि इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब ये वैल्यूज हम इस फार्मूला में पुट करेंगे। पहले मैं फार्मूला लिखता हूं, ये आ जाएगा an। आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये फार्मूला आपको जुबानी मालूम होना चाहिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये आ गया an प्लस n-1 इंटू डी। अब वैल्यूज पुट करें, an की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है 91, और a1 की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस ये आ जाएगा n-1, और d की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है 3। तो अब देखें ये हो जाएगा 91 इज इक्वल टू 1 प्लस 3n से मल्टीप्लाई होगा तो 3n हो जाएगा, 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 91 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3n, और 3 में से 1 को माइनस करें तो 2 आ जाएगा, और यहां पर साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि 3 के साथ माइनस का साइन है तो ये माइनस हम पुट कर देंगे, ठीक हो गया। अब हम इस 3n को एक साइड पे रखते हैं, ठीक है, और इस 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये 91 के साथ 2 आके प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहां पर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ आके ये प्लस हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये हो जाएगा 3n इज इक्वल टू 91 प्लस 2 हो जाएगा 93। तो अब हमें
n की वैल्यू चाहिए, n को हम एक तरफ रखते हैं, ठीक हो गया। और इस 3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहां पर 3n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 93 पे 3 डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 1 द 3 और 31 टाइम 3 डिवाइड होता है 93 पे। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई है 31। इसका मतलब है कि ये जो 91 वैल्यू है इसकी पोजीशन इस सीक्वेंस में कौन सी होगी, 31st पोजीशन होगी। यानी कि इस सीक्वेंस में अगर आगे चलते जाएंगे तो 31st नंबर पे जो वैल्यू बनेगी वो 91 की होगी। तो ये आ जाएगा हेंस 91 is the 31st term of above अरिथमेटिक सीक्वेंस। ऊपर जो हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस दी गई थी उसमें जो 31st पोजीशन पे कौन सी वैल्यू आएगी, 91 आएगी। यानी कि 91 की जो पोजीशन होगी वो 31st हो जाएगी, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, विच टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस 2 5 8 एंड सो ऑन इज 62। हमें ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस दी गई है, तो इस सीक्वेंस में ये 62 एक वैल्यू आएगी, ठीक है। हमने ये देखना है कि इस 62 की कौन सी पोजीशन बनेगी इस सीक्वेंस में, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को सेम जिस तरह के हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरह सॉल्व करेंगे। देखिए, हम इस 62 की पोजीशन मालूम करने के लिए यही वाला फार्मूला यूज करेंगे जो कि अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो जनरल टर्म का फार्मूला है, ठीक है। ये आपके बुक के पेज 84 पे दिया गया है। अब इस फार्मूला को यूज करने के लिए हमें ये कुछ वैल्यूज चाहिए, जैसे कि a1 की वैल्यू चाहिए, an की चाहिए वैल्यू और d की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो देखें, a1 कौन सी वैल्यू होती है, किसी भी सीक्वेंस में जो सबसे पहली वाली वैल्यू आती है या पहली टर्म होती है, ये जो वैल्यू है ये a1 के इक्वल होती है। तो a1 हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। उसके बाद है d क्या होता है, d डिफरेंस बिटवीन टू टर्म, दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको d से शो किया जाता है। तो देखें, अब ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अगर करें तो 5 - 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, हमारे पास d की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। अब हमें इस 62 की पोजीशन मालूम करनी है कि इस सीक्वेंस में 62 कौन सी पोजीशन पे आएगा। तो इसका मतलब है जो हमारी nth टर्म है वो 62 है, तो ये an जो है इसके इक्वल हम रख लेंगे 62 को, ठीक है। अब हम ये जो वैल्यूज हैं ये हम इस फार्मूला में पुट कर लेंगे। तो मैं फार्मूला लिखता हूं, ये आ गया an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। ये ए एन की जगह हम पुट करेंगे 62 इज इक्वल टू a1 की जगह हम पुट कर लेंगे 2 और प्लस n-1 और d की जगह हम पुट कर लेंगे 3। तो ये हो जाएगा 62 इज इक्वल टू 2 प्लस 3n से मल्टीप्लाई होगा तो 3n हो जाएगा, 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 62 इज इक्वल टू, अब ये आ गया 3n ये वाला, और 3 में से 2 माइनस करें तो 1 आएगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि ये माइनस वाला साइन हम पुट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि 3 बड़ा है 2 से तो हमने माइनस वाला साइन पुट कर दिया। अब इस 1 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहां पर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ आके ये 62 के साथ प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 3n। तो 62 प्लस 1 हो जाएगा 63 और ये हमारे पास आ गया 3n। अब इस n को मैं एक तरफ रखता हूं, ठीक है। n को मैंने एक तरफ रखा और ये जो 3 है इसको मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, तो यहां पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 63 पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 63 डिवाइडेड बाय 3। तो ये 3 1 द 3 हो जाता है और 3 जो है 21 टाइम डिवाइड होता है 63 पे, ठीक है। तो ये हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई 21। यानी कि इस सीक्वेंस में जो 62 वैल्यू है ये कौन सी पोजीशन पे आएगी, 21st पोजीशन पे आएगी, ठीक है। यानी कि 21st टर्म जो होगी इस सीक्वेंस में उसकी वैल्यू होगी 62। तो हम लिख लेंगे हेंस 62 इज द 21st टर्म ऑफ अबव, ये जो ऊपर अरिथमेटिक सीक्वेंस हमें दी गई है इसकी अबव अरिथमेटिक
सीक्वेंस। ऊपर जो हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस दी गई थी क्वेश्चन में, उसमें जो 21st पोजीशन बनेगी उस पे जो वैल्यू आएगी वो कौन सी होगी, वो 62 होगी। तो ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स बाय टर्म टू टर्म रूल ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये हमें एक अरिथमेटिक सीक्वेंस दी गई है, तो हमने टर्म टू टर्म रूल यूज करते हुए इस सीक्वेंस के लिए नेक्स्ट जो दो टर्म्स है वो वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखें, ये जो टर्म टू टर्म रूल होता है, ये क्या होता है कि इसमें हम अरिथमेटिक सीक्वेंस में एक टर्म से दूसरे टर्म की वैल्यू किस तरह फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज इस रूल से मालूम की जाती है, और इसके लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो ये वाला यूज किया जाता है, ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस डी। अब ये फार्मूला आपके बुक के पेज 85 पे दिया गया है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं और इस सीक्वेंस की जो नेक्स्ट दो टर्म है वो मालूम करते हैं। तो देखिए, हमारे पास इस सीक्वेंस में ऑलरेडी कितनी टर्म दी गई है, 1 2 3 टर्म्स हमें दे दी गई हैं, और फोर्थ और फिफ्थ टर्म मैंने मालूम करनी है। तो अब देखें, ये वाला फार्मूला यूज करने के लिए पहले तो मुझे डी की वैल्यू चाहिए, यानी कि डिफरेंस की जो वैल्यू। तो ये जो डी की वैल्यू है ये हम किस तरह मालूम करेंगे, ये डी होता है डिफरेंस बिटवीन टू टर्म, दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है, ठीक है, डी से शो किया जाता है। तो डी इज इक्वल टू, देखें, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करें तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 2 6, यानी कि डी की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई है। ठीक है, तो अब हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। अब देखें, हम जो नेक्स्ट टर्म चाहिए वो फोर्थ टर्म चाहिए। ठीक हो गया, तो फिर ये ए एन की जगह मैं पुट करूंगा A4, क्योंकि मुझे फोर्थ टर्म चाहिए। अब नेक्स्ट है ए एन माइनस 4। अब एन हमारे पास क्या है, 4 है। ठीक है, अगर हम यहां पर 4 पुट करें और माइनस 1 करें तो हमारे पास 3 आ जाएगा, यानी कि यहां पर फिर वैल्यूज बन जाएगी, इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर लेंगे A3। ठीक हो गया, और ये आ जाएगा प्लस डी। ये हमने ये वाला फॉर्मूला पुट कर दिया। ठीक है, मैंने वैल्यूज पुट कर ली यहां पर ऑलरेडी एन की। ठीक हो गया, तो अब यहां पर आप वैल्यूज पुट करें। A3 की वैल्यू कौन सी है इस सीक्वेंस में, A3 की पोजीशन ये बनती है, ये जो टर्म है ये A3 के इक्वल है, तो यहां पर हम पुट करेंगे 14, और प्लस डी की वैल्यू क्या है, ये है 6, तो ये 6 में पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 14 प्लस 6, ये आ गया 20, यानी कि हमारे पास जो A4 की वैल्यू है या फोर्थ टर्म है वो आ गई हमारे पास 20, उसकी वैल्यू 20 बनती है। अब हम जो नेक्स्ट टर्म है A5, उसकी वैल्यू मालूम करते हैं। तो मैं ये सेम फार्मूला यूज कर रहा हूं, तो मैं अब लिखूंगा A और इस n की जगह मैं पुट करूंगा 5। ठीक हो गया, और अब यहां पर देखें an माइनस 1 है, तो अब अगर मैं A और n की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, 5 माइनस 1 करें तो A की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, A4 आ जाएगा। तो यहां पर हम पुट कर लेंगे A4। ठीक है, ये मैंने इसकी वैल्यू पुट कर ली, और प्लस ये आ जाएगा D। ठीक हो गया, तो अब हम यहां पर अगर वैल्यूज पुट करें तो ये आ जाएगा, A4 की वैल्यू हमारे पास क्या है, A4 की वैल्यू हमारे पास 20 आई है, प्लस D की वैल्यू क्या है, ये है 6, तो यहां पर मैं पुट कर लूंगा 6, तो 20 प्लस 6 ये आएगा 26, यानी कि जो फिफ्थ टर्म है उसकी वैल्यू हमारे पास बनती है 26। तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो दो टर्म्स है इस सीक्वेंस की वो आ जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज आ जाती हैं। ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है। हमें ये सीक्वेंस दी गई है, तो हमें टर्म टू टर्म रूल को यूज करते हुए इस सीक्वेंस के लिए नेक्स्ट जो दो टर्म्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें, जिस तरह कि आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि टर्म टू टर्म रूल क्या होता है, इसमें हम एक टर्म से दूसरे टर्म की वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं, ये हमें टर्म टू टर्म रूल जो है ये हमें बताता है। ठीक हो गया, कि किसी भी दी गई एक टर्म से उससे नेक्स्ट टर्म की वैल्यू किस तरह फाइंड की जाती है। तो देखें, टर्म टू टर्म रूल के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। ये फार्मूला आपके बुक के पेज 85 पे दिया गया है। अब ये फार्मूला है an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस डी। तो ये वाला फार्मूला अब यहां पर यूज करेंगे नेक्स्ट दो टर्म फाइंड करने के लिए। पहले हमें डी की वैल्यू चाहिए। डी क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स। ठीक है, दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस की वैल्यू होती है वो उसको हम डी से शो करते हैं। तो देखें, ये हम सेकंड टर्म अगर हमारे पास 5 है और फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 5 माइनस 1 4, हमारे पास जो डी की वैल्यू है वो 4 आ गई है। ठीक है, अब देखें ये सीक्वेंस में हमें नेक्स्ट कौन सी टर्म चाहिए। अगर मैं ये काउंट करूं 1 2 3, 3 टर्म्स है, फोर्थ टर्म हमें चाहिए, चौथी टर्म जो है वो हमें चाहिए, यानी कि फोर्थ पोजीशन पे कौन सी वैल्यू बनेगी ये हमें चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब तो ये ए एन, तो ए में लिखूंगा और एन की जगह चूंकि मैंने फोर्थ टर्म मालूम करनी है तो यहां पर मैं 4 पुट कर लूंगा। ठीक हो गया, उसके बाद ए एन माइनस 1 है, तो देखें अब ये मैंने ए फोर्थ मालूम करना है, तो ए
n की जगह तो 4 आ गया, और ये -1 अगर पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, यानी कि यहां पर जो वैल्यू बनेगी ये A3 हो जाएगी। तो यहां पर मैं पुट कर लूंगा A3 और प्लस ये वाला D आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने ये वाला फार्मूला पुट कर लिया और n की वैल्यूज भी साथ में पुट कर ली। ठीक हो गया। अब यहां पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। देखें A3 की वैल्यू हमारे पास कौन सी बन रही है, अगर हम सीक्वेंस में आए तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, यानी कि 9 हम पुट करेंगे A3 की जगह, और D की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 4 है, तो ये मैं पुट कर लूंगा 4। तो ये हो जाएगा 9 + 4 13, यानी कि हमारे पास जो फोर्थ टर्म है या चौथी जो टर्म है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 13। अब हम A5 की वैल्यू मालूम करते हैं, तो मैं लिखूंगा A5। ठीक है, मैं यही वाला फार्मूला यूज कर रहा हूं। अब n की जगह मैंने 5 पुट कर दिया, तो यहां पर फिर क्या वैल्यू बनेगी, यहां पर अब 5 n की जगह 5 पुट करेंगे और ये 1 आएगा, तो ये A4 हो जाएगा। यहां पर जो वैल्यू बनेगी इस जगह पे ये A4 हो जाएगी, तो ये मैं पुट कर लूंगा A4 और प्लस ये वाला D आ जाएगा। ठीक है, सेम फार्मूला मैंने पुट किया और साथ ही मैंने n की वैल्यूज पुट कर दी। तो अब देखें यहां पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। A4 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 13 आई है, तो यहां पर मैं पुट करूंगा 13, प्लस D की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 4 है, तो ये मैं पुट कर दूंगा 4। तो 13 और 4 को आप सम करेंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 17। तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट दो टर्म्स हैं, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, उसकी वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, एक 13 है, एक 17 है। तो ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस बाय पोजीशन टू टर्म्स रूल। ये नीचे हमें एक सीक्वेंस दिया गया है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में हमें वैल्यू मालूम करनी है इस टर्म की। ये है A13, यानी कि जो 13वें नंबर पे जो पोजीशन बनती है उस टर्म की क्या वैल्यू बनती है, ये हमने मालूम करनी है। और हमने इसके लिए रूल कौन सा यूज करना है, पोजीशन टू टर्म रूल। पोजीशन टू टर्म रूल क्या होता है, पोजीशन टू टर्म रूल किसी भी सीक्वेंस में किसी भी टर्म की वैल्यू हमें बताता है उसके पोजीशन के हिसाब से। मसलन अगर हमें एक सीक्वेंस दी गई हो, उसमें पहले 3-4 हमें टर्म दे दी जाएं और हमसे ये कहा जाए कि इस सीक्वेंस की जो 50वीं टर्म है उसकी क्या वैल्यू होगी, या इस सीक्वेंस की जो 60वीं टर्म है उसकी क्या वैल्यू होगी, तो वो वैल्यू हम पोजीशन टू टर्म रूल से मालूम कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब ये देखें पार्ट 1 में हमें ये सीक्वेंस दिया गया है, इसमें अब वैल्यू हमने फाइंड करनी है A13 की, यानी कि इस सीक्वेंस में जो 13वें नंबर पे टर्म है उस टर्म की हमने वैल्यू मालूम करनी है कि उस टर्म की क्या वैल्यू बनती है। तो अब इस वैल्यू तक पहुंचने के लिए पहले तो हमें एक रूल सेट करना है। हमने देखना है कि ये जो सीक्वेंस बनी गई है किस रूल के तहत बनी गई है, किस पैटर्न पे बनाई गई है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो देखें ये मैंने एक टेबल बना लिया। अब इस टेबल में ये पहले कॉलम में मैंने लिखा है पोजीशन। ठीक है, पोजीशन क्या है, ये जो आपकी मुख्तलिफ टर्म्स हैं इनकी पोजीशन, मसलन ये पहले पोजीशन पे है, ये वाली टर्म दूसरी पोजीशन पे है, ये वाली टर्म तीसरी पे, ये फोर्थ पे, तो ये पोजीशन मैंने 1 2 3 4 करके पोजीशन लिख दी। ठीक है, अब यहां पर हमने रूल सेट करना है। तो देखिए रूल से हमने ये मालूम करना है कि हम कौन सी वैल्यू से या कौन से नंबर से इन पोजीशन को मल्टीप्लाई करें और बाद में उनमें प्लस माइनस करें तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएं। तो देखें इस तरह तो मालूम करना मुश्किल है। इसका एक सिंपल प्रोसीजर है, उसमें ही हमें ये करना होता है कि हमें जो सीक्वेंस दी जाती है उसमें हम D की वैल्यू मालूम कर लेते हैं, डिफरेंस जो है उसकी वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो देखें अब ये जो सीक्वेंस है इसमें डिफरेंस या D की वैल्यू क्या होगी, अगर आप 21 - 15 करें यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करें तो आपको 6 वैल्यू मिलती है, यानी कि जो D की वैल्यू है वो 6 है। तो हम ये जो 6 हमारे पास आया है इस 6 को हम पोजीशंस के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो यहां पर हमारे पास कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब देखें ये इसलिए मैंने यहां पर लिखा है 6 × पोजीशन, यानी कि हम ये जो पोजीशन है इनको 6 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ये 6 क्या है, ये D की वैल्यू है या डिफरेंस की वैल्यू है। तो देखें अब 6 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, इस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, इस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा और इस 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये जरूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन में 6 से ही मल्टीप्लाई करें, आपने D की वैल्यू चेक करनी है। जो D की वैल्यू आएगी वो आपने यहां पर लिखनी है और उसको आपने हर पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये हमारे पास समझे आधी वैल्यूज अभी आई, अभी हमारे पास पूरी वैल्यूज नहीं आई हैं। अब देखें हमारे पास पोजीशन के हिसाब से ये वैल्यूज तो बन जाती हैं। अब हमारे पास यहां पर देखें तो पहली पोजीशन क्या है, 15 है। तो अब ये जो पहली पोजीशन है इसमें हमारे पास 6 तो आ गया। अब 6 में हम कौन सी ऐसी वैल्यू ऐड करें कि हमें 15 मिले। तो देखिए अगर मैं लिखूं 6
और इस पे मैं 9 ऐड करूंगा तो मुझे कौन सी वैल्यू मिलेगी? 15 मिलेगी। यानी कि इस सीक्वेंस की जो पहली वाली टर्म है या पहले पोजीशन पे जो टर्म है वो वाली वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि ये वाली। ठीक हो गया। इसी तरह अब ये 12 में मैं फिर क्या ऐड करूं कि मुझे 21 मिले, तो मैं लिखूंगा 12 और इसमें भी मैं 9 ही ऐड करूंगा, तो 12 प्लस 9 21 हो जाएगा। यानी कि ये दूसरी वाली पोजीशन की पे जो वैल्यू आ रही है वो हमें मिली। इसी तरह अब ये तीसरी वाली पोजीशन के लिए इस 18 में आप 9 को ऐड करें तो ये आ जाएगा 27, और ये जो फोर्थ पोजीशन पे है इसमें इसके लिए हम 24 में 9 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 33। अब ये हमने जो पहली 4 पोजीशन में हमारे पास वैल्यूज आई थी वो हमने मालूम कर ली कि किस तरह हमारे पास आई हैं। ठीक है, अब हमारे पास रूल क्या हो गया? अब इस सीक्वेंस के लिए रूल हमारे पास ये हो गया कि हर पोजीशन को आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें 9 सम करना है, तो आपके पास उस पोजीशन की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ये हमारा रूल हो गया। तो ये वाला रूल मैं यहां पर लिख लेता हूं कि रूल हमने जो इस सीक्वेंस के लिए फाइंड किया वो है मल्टीप्लाई द पोजीशन बाय 6। ठीक है, हमने पोजीशन को पहले 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें हमने 9 ऐड किया, तो हमारे पास जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो आती गई। ठीक है, तो ये हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, देन ऐड 9, ये हमारे पास रूल आ गया। ठीक है, अब इस रूल को यूज करते हुए हम A13 की वैल्यू मालूम करेंगे। तो मैं लिखूंगा A13 इज इक्वल टू, अब ये हमें 13 या 13वीं टर्म चाहिए, यानी कि पोजीशन क्या है इस टर्म की? 13 है, तो हम 13 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से, यानी कि पोजीशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें हम ऐड करेंगे क्या? 9, जो 9 है ये हम इसमें ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 13 इंटू 6 78 प्लस ये आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 78 प्लस 9, ये आ गया 87। यानी कि जो इस सीक्वेंस में 13वीं टर्म होगी उसकी वैल्यू क्या होगी? 87 होगी। तो ये हमने पोजीशन टू टर्म रूल को यूज करते हुए इस सीक्वेंस के लिए A13 या 13वीं पोजीशन पे जो वैल्यू बनती है वो हमने फाइंड कर ली। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, हमें ये अरिथमेटिक सीक्वेंस दी गई है, तो इसके लिए हम A41 यानी कि इस सीक्वेंस के 41st पोजीशन पे जो टर्म है उसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है। ठीक है, और हमने इसके लिए रूल कौन सा यूज करना है? पोजीशन टू टर्म रूल। जिस तरह के मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया कि पोजीशन टू टर्म रूल में क्या होता है कि ये वाला रूल हमें किसी भी दी गई सीक्वेंस में किसी भी टर्म की उसके पोजीशन के हिसाब से वैल्यू बता देता है। ठीक है, मसलन अगर हमें एक सीक्वेंस दी गई है उसमें शुरू के कुछ वैल्यू दे दी गई है और हमसे ये कहा जाए कि इस सीक्वेंस के 50वें नंबर पे जो टर्म होगी उसकी क्या वैल्यू होगी, या 100वें नंबर पे जो टर्म होगी उसकी क्या वैल्यू होगी, तो ये हम इस पोजीशन टू टर्म रूल से मालूम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो दी गई अरिथमेटिक सीक्वेंस है इसकी 41st पोजीशन पे जो टर्म आएगी उसकी क्या वैल्यू होगी, ये हमने मालूम करना है। तो अब देखें, इस A41 की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें पहले ये देखना है कि ये जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है इसके लिए क्या रूल है, किस रूल से ये वाला सीक्वेंस बनाया गया है। हमने वो पैटर्न देखना है, वो रूल देखना है। तो उसके लिए मैंने ये टेबल बना दिया। देखें, इस टेबल में पहला कॉलम है पोजीशन। पोजीशन क्या है? ये जो टर्म्स की पोजीशन होती है। अब ये वाली टर्म पहली पोजीशन पे है, ये दूसरी पे, ये तीसरी पे, ये फोर्थ पे, तो ये मैंने ये पोजीशन लिख दी 1 2 3 4 करके मैंने पोजीशन लिख दी इन टर्म्स की। ठीक है, अब ये दूसरा जो कॉलम है यहां पर अब हमने रूल सेट करना है, रूल मालूम करना है ये कि ये जो सीक्वेंस है किस रूल पे बनाई गई है। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये देखना है कि ये जो पोजीशंस है इन टर्म्स की, इनको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें और बाद में उसमें प्लस माइनस करें कि हम इन वैल्यूज तक पहुंच सकें। ठीक है, तो देखें, वैसे तो ये मालूम करना थोड़ा मुश्किल है। अब इसके लिए सिंपल एक मेथड ये है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें जो सीक्वेंस दी जाती है उसके लिए हम डी की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो देखें, अब इस सीक्वेंस में डी की वैल्यू क्या है? डी क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन टू टर्म, दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस की वैल्यू होती है उसको डी से शो करते हैं। तो अब ये अगर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म में करूँ 9 माइनस 2, तो हमारे पास डी या डिफरेंस की वैल्यू क्या आती है? 7 आती है। तो देखें, यहाँ पर मैंने लिखा है 7 इन टू पोजिशन, यानी कि हम 7 को इन पोजिशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये आ गया, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 7 आ जाता है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14 आ जाता है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 21 आ जाता है, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। ठीक हो गया।
अब ये हमारे पास समझे हाफ वैल्यूज आई है, अभी हम इन वैल्यूज तक नहीं पहुंचे। अब देखें इस पहली पोजीशन पे हमारे पास यहां पर 7 आ रहा है। 7 में हम क्या चीज प्लस या माइनस करें कि हम इस वैल्यू तक पहुंच सकें? तो देखें अगर मैं 7 माइनस 5 करूं तो मुझे वैल्यू मिलेगी 2, यानी कि इस फर्स्ट पोजीशन की जो ये वाली वैल्यू है ये मुझे मिल जाती है। इसी तरह अब नेक्स्ट जो सेकंड पोजीशन पे यहां पर 14 है, अब 14 में हम क्या प्लस माइनस करें कि हमें 9 मिले? तो मैं लिखूंगा 14 और इसमें 5 को माइनस करूंगा तो मुझे 9 मिल जाएगा। इसी तरह 21 में अब मैं क्या माइनस करूं कि मुझे ये थर्ड पोजीशन वाली जो वैल्यू ये मिल जाए? तो ये मैं -5 करूंगा तो ये 16 मिल जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू मिली। इसी तरह ये जो फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास 28 आ रहा है, अब 28 में हम क्या माइनस करें कि हमें 23 मिले? तो 5 माइनस करेंगे तो हमें 23 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस सीक्वेंस के लिए रूल फिर क्या सेट होगा कि हम किसी भी पोजीशन को 7 से मल्टीप्लाई करें और हमारे पास जो वैल्यू आए उसमें से 5 माइनस करें तो हमारे पास इस सीक्वेंस की जो टर्म्स की वैल्यूज है वो आ जाती हैं। तो यही रूल मैं यहां पर लिख लेता हूं, ये मैं लिखूंगा रूल। ठीक है, अब इस सीक्वेंस के लिए रूल क्या आ गया कि मल्टीप्लाई, ठीक है, द पोजीशन बाय 7, हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पोजीशन को और फिर उसमें माइनस कर रहे हैं 5 को, देन सब्ट्रैक्ट 5 और उसके बाद आपने 5 को माइनस करना है तो आपके पास इस सीक्वेंस की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो अब इस रूल को यूज करते हुए हम A41 की वैल्यू मालूम करेंगे। तो मैं लिखूंगा A41 इज इक्वल टू, अब ये हमने 41st पोजीशन पे जो टर्म है उसकी वैल्यू मालूम करनी है, तो यहां पर पोजीशन हमारे पास फिर क्या हो गई? 41 हो गई। इसको मल्टीप्लाई कर लें 7 से, ठीक है, जिस तरह कि हमने यहां पर किया, और इसमें से जो हमारे पास टोटल आएगा उसमें से हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखें ये 41 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 इंटू 1 7 हो जाता है, 7 इंटू 4 28 हो जाता है। ठीक है, 287 हो गया, और माइनस करें 5 तो ये 287 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 282, यानी कि हमारे पास जो 41st टर्म हो इस सीक्वेंस की 41वीं पोजीशन पे जो वैल्यू आएगी वो कौन सी होगी? वो होगी 282। तो ये हमने इस टर्म की वैल्यू मालूम कर ली पोजीशन टू टर्म रूल को यूज करते हुए। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, हमें ये नीचे कुछ वैल्यू दी गई है और ये हमें एक टर्म बताई गई है कि हमने इस टर्म की वैल्यू मालूम करनी है। यहां पर हमें A6 की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो देखें अब इसके लिए हम अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो जनरल टर्म का फार्मूला है ये वाला हम यूज करेंगे। ठीक है, ये मैंने फार्मूला यहां पर लिखा। अब यहां पर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो मैं लिखता हूं पुटिंग द वैल्यूज, अब यहां पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। ए एन की जगह क्या आ जाएगा? A6 आ जाएगा, क्योंकि हमें A6 की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, और A1 की जगह क्या आ जाएगा? A1 की जगह हम ये A की जो वैल्यू में दी गई है ये पुट कर लेंगे। ये A और A1 ये सेम होते हैं। ठीक हो गया, तो यहां पर हम पुट कर लेंगे 5 प्लस, और n क्या है? n की वैल्यू हम जानते हैं कि 6 है। ठीक है, तो n की जगह हम पुट कर लेंगे 6 माइनस ये आ जाएगा 1 और इंटू डी की वैल्यू में दी गई है 3। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 5 प्लस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 18 हो जाता है, 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 प्लस 18 ये आ जाएगा 23 -3, अब 23 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 20, यानी कि A6 की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो आ गई है 20। ये सोल्यूशन हो गया पार्ट 1 का। अब पार्ट 2 में हमें ये वैल्यू दी गई है A इज इक्वल टू 12, D इज इक्वल टू 2 और A5 की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो यहां पर भी मैंने अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो जनरल टर्म का फार्मूला है वो मैंने लिख दिया। अब यहां पर मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो मैं लिखता हूं पुटिंग द वैल्यूज। ठीक है, ऊपर हमें जो वैल्यूज दी गई हैं वो वाली वैल्यूज यहां पर पुट करते हैं। अब A n की जगह हम क्या पुट करेंगे? A5 पुट करेंगे, यानी कि n की वैल्यू क्या है? 5। A5 हमने मालूम करना है तो ये मैं पुट कर लूंगा A5 इज इक्वल टू, और A1 की जगह हम क्या पुट करेंगे? ये जो A की वैल्यू आ रही है, क्योंकि A और A1 सेम है। ठीक है, तो यहां पर हम पुट कर लेंगे 12
प्लस ये n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, n की वैल्यू जानते हैं कि 5 हमें दी गई है, तो n की जगह आ जाएगा 5 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू में दी गई है 2, तो यहां पर मैं पुट कर लूंगा 2। तो अब ये आ जाएगा 12 प्लस 2, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा, 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 हो जाएगा। तो अब 12 प्लस 10 हो जाएगा 22 माइनस ये वाला 2 आ जाएगा, और अब 22 में से 2 को माइनस करने तो आपको वैल्यू मिलेगी 20। ठीक है, तो ये हमारे पास A5 की वैल्यू आ जाती है। ठीक हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, हमें ये वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, तो इसमें हमें A10 की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक हो गया, तो इसके लिए भी हम सेम फार्मूला यूज करेंगे, यानी कि अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो जनरल टर्म का फार्मूला है ये वाला हम यूज करेंगे। ये मैंने फार्मूला लिखा, अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो मैं लिखूंगा पुटिंग द वैल्यूज, यानी कि ऊपर हमें जो वैल्यूज दी गई हैं वो अब इस फार्मूला में हम पुट करेंगे। तो A n की जगह क्या आ जाएगा, A10 आ जाएगा, यानी कि n की वैल्यू क्या है 10 है, तो ये आ गया A10, इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है, इज इक्वल टू A1 की जगह आ जाएगा ये जो A की वैल्यू में दी गई है 5, क्योंकि A और A1 सेम है, तो यहां पर हम पुट कर लेंगे 5 प्लस ये आ जाएगा n की वैल्यू हम जानते हैं कि ये 10 है, माइनस ये आ जाएगा 1, और d की वैल्यू में दी गई है 5। तो अब ये आ जाएगा 5 प्लस 5 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 हो जाएगा, 5 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें ये प्लस 5 माइनस 5 को डिडक्ट कर लेता है, पीछे हमारे पास वैल्यू क्या रह गई, 50 रह गई, यानी कि हमारे पास A10 की जो वैल्यू है वो क्या आई है, 50 आ गई है। ये सोल्यूशन हो गया पार्ट 3 का। अब पार्ट 4 में हमें ये वैल्यू दी गई हैं, इसमें अब A15 की वैल्यू हमने मालूम करनी है। ठीक हो गया, तो यहां पर भी हम अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो जनरल टर्म का फार्मूला है ये वाला हम यूज करेंगे। मैंने फार्मूला लिखा, अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो मैं लिखता हूं पुटिंग द वैल्यूज, अभी जो ऊपर हमें वैल्यू दी गई हम यहां पर पुट करते हैं। A n की जगह क्या पुट करेंगे, A15 पुट करेंगे, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 15 है, तो ये आ जाएगा A15, यानी कि A15 की वैल्यू हमने मालूम करनी है। A1 की जगह क्या हम पुट करेंगे, ये जो A की वैल्यू आ रही है 9, क्योंकि A और A1 ये सेम है, तो यहां पर हम पुट कर लेंगे 9 प्लस उसके बाद n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू हम जानते हैं कि ये 15 है, तो मैं पुट करूंगा 15 माइनस 1, और d की वैल्यू में दी गई है 3, तो यहां पर मैं पुट कर लूंगा 3। अब देखें ये आ जाएगा 9 प्लस 3, 15 से मल्टीप्लाई होगा तो 45 हो जाएगा, और 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 हो जाएगा। तो अब 9 प्लस 45 हो जाता है 54, और माइनस ये वाला 3 आ जाएगा, और 54 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 51। तो ये हमारे पास A15 की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 4 का। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।